चलो, गुड इवनिंग। कैसे हो? पढ़ रहे हो जो पढ़ा है अभी तक? सब पढ़ रहे हो? समझ में आ रहा है? हाँ। यूपीएससी का पेपर देखा सबने? 2022 का कैसा लगा? देखा? सबने देखा है? कैसा लगा? लेंदी था? नहीं, वो बस दिखने के लिए लेंदी था। वैसे लिखने में तो उतना ही लिखना था जितना लिखते हैं। ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा टॉपिक कवर हो गया था पिछली बार। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दिए थे पिछली बार। लिख के लाए हो? मैंने कहा था 2 क्वेश्चन लिख के लाने हैं। किसने किसने लिख के लाया है? कहाँ से? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कल भी है हमारा क्लास, तो कल दिखा सकते हो आप, है ना? बाकी और किसने लिखा है? ठीक है। वेट करो। तो कौन से टॉपिक सिलेबस के अब तक हमने कवर कर चुके हैं? इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। दूसरा, ह्यूमन वैल्यूज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। अब बचे कौन से टॉपिक है? हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, देन एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, केस स्टडीज है। ठीक है। क्या हो गया है इसमें? हाँ, आवाज देना उनको, मिथिलेश सर को। हाँ। मेलच नाही आला सर, तुम्ही पाठवलेला मेल. ते अपडेटच नाही झालं का? 8:30 मेल आहे शेवटचा. ठीक आहे. हा, हो ना. इथं नाही दाखवत, अपडेटच नाही झालं.
नेट स्लो है। तो पहले हम जो अभी 2022 का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर अगला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ठीक है। हाँ। हैंग कर रहा है क्या? हाँ। देखो, सबसे पहले सिलेबस को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। सिलेबस को एक बार ठीक से पढ़ो पहले, क्या बोल रहा है ना? क्या बोल रहा है? दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटेड टू इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, मतलब प्रॉब्लम को कितने ठीक तरीके से सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। फिर है टू वेरियस अप्रोच टू वेरियस इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विद द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के जितने भी इश्यूज है उनको किस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक करने वाले हैं वो लोग, ठीक है। विद सोसाइटी क्वेश्चंस मेनली यूटिलिटी, क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दिस एस्पेक्ट, मतलब जितने भी एस्पेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं उनको केस स्टडी के हिसाब से भी आपको पूछ सकते हैं डिफाइन करके। तो पेपर का अप्रोच हमेशा 50% थ्योरी वाले टॉपिक होते हैं, 50% केस स्टडी होती है। ये दो पार्ट में अपना पेपर डिवाइडेड होता है यूपीएससी का एथिक्स का, ठीक है। पेपर देखेंगे अभी हम लोग जो 22 का आया हुआ था, ठीक है। तो देखो पहला टॉपिक हमारा क्या था? एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। उसमें क्या पढ़ा था हमने? एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। बाद में ह्यूमन वैल्यूज, है ना? ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है और वैल्यूज एक्वायर करने के, वैल्यू इनकलकेशन के तीन मीडियम कौन कौन से है? पहला था हाँ फैमिली, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और आखिरी था सोसाइटी, ठीक है। ये क्लियर है सबको सिलेबस इतना? आगे क्या था? और जो भी ह्यूमन वैल्यूज है उनका इनकलकेशन सोशल लीडर्स, सोशल क्या बोलते हैं, सोशल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और
रिफॉर्मर्स के लाइफ से हमें क्या क्या वैल्यूज एजुकेट करने को मिलती है। ये हमारा पहला टॉपिक हो गया था। फिर हमने पढ़ा था एटीट्यूड। एटीट्यूड में देखा हमने कंटेंट, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप होता है, फिर फंक्शन और इन्फ्लुएंस मतलब बिहेवियर पे उसका इम्पैक्ट किस तरीके से होता है, ये पढ़ा था हमने। फिर देखा एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर फील्ड सर्विसेज। एप्टीट्यूड क्या होता है, क्या होता है एप्टीट्यूड? एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है, वो एक बेसिक डेफिनेशन है एप्टीट्यूड की। और आगे की सारी फाउंडेशनल वैल्यूज, उसमें कौन सी वैल्यूज पढ़ी थी हमने? इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, सेल्फलेसनेस, टॉलरेंस, हाँ, सिंपथी, एम्पथी, कंपैशन, ओपननेस और करेज, फिजिकल एंड मॉरल करेज। और कुछ रह गई है? बेसिकली ये सारी वैल्यूज हमने पढ़ी थी उसके अंदर, ठीक है। तो सबका जो मीनिंग है आपको सबको पता होगा, है ना? उसके अगर एग्जांपल्स दे सको तो दे सकते हो, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या क्या पढ़ा हमने, और बाद में उसमें कंसेप्ट क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, टाइप्स कितने कितने होते हैं, कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसका इंपॉर्टेंस क्या है गवर्नेंस में और बाकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। उसके अलग अलग डायमेंशन हमने पढ़े थे, ठीक है। आगे हमारा कुछ कुछ जो सिलेबस रह जाता है वो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। ये हमें ये जो टॉपिक है दोनों इनके साथ साथ पैरेलली कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला वाला टॉपिक है पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एथिक्स कैसे कैसे देखा जाता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस के साथ साथ हम ये सारी वैल्यूज कवर करते जाएंगे। गवर्नेंस जैसे प्रॉबिटी है, प्रॉबिटी का मीनिंग क्या है, फिर गवर्नेंस का मीनिंग क्या है, फिर गवर्नेंस के अंदर कौन सी वैल्यूज है जो इंपॉर्टेंट होती है, ट्रांसपेरेंसी, है ना, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी वैल्यूज हम पैरेलली इस टॉपिक के साथ में कवर करते जाएंगे, ठीक है। पहले तो प्रॉबिटी कवर करेंगे, फिर सारी वैल्यूज कवर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है सारी। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपेरेंसी, ये सारी। फिर ट्रांसपेरेंसी के अंदर ही उसका एक पार्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, वो ट्रांसपेरेंसी का ये बेसिक पार्ट है। उसके बाद है कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर। फिर एक उसी का पार्ट आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल, सीएसआर, ये सारी चीजें हम लोग इसके आगे आगे देखते जाएंगे। करप्शन, करप्शन के अलग अलग टाइप कैसे होते हैं, किस तरीके का करप्शन होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस तरीके से परस्यू करते जाएंगे। और साथ साथ यही यही सारी चीजें हम उसके बाद में एक्वायर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पब्लिक प्रॉबिटी इन गवर्नेंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस सबको याद है ना? तो हमारी ये लगभग अभी 50% सिलेबस हमारा कवर हो चुका है। 50% से ज्यादा बचता है, 50-60%, क्योंकि आगे ये जो टॉपिक है केस स्टडीज, मतलब जितने भी टॉपिक्स हमने थ्योरी में पढ़े थे उन्हीं के ऊपर अलग अलग तरीके की केस स्टडीज हमें देखनी होगी, ठीक है, बेसिकली। तो देखने का ठीक है। तो उनको देखने का अलग अलग अप्रोच किस तरीके से होगा, ये सारे हम लोग उसमें देखते जाएंगे। तो सिलेबस सबको क्लियर है अपने माइंड में, कौन से पार्ट है सिलेबस के, और सिलेबस का जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो सबने पढ़ के रखी होगी। ये मैं कंसिडर करता हूँ कि सबने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत चीजें आप सबको याद है, ठीक है। तो अभी डरना मत, देखो पेपर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप बोलोगे सर ऐसे बता रहे हो जैसे हॉरर मूवी दिखाने वाले हो, है ना? थोड़ा सा प्रिंट मेरे पास यही वाली थी, ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। सबने आपने देखा है पेपर? देख के डरना मत, क्योंकि इन्होंने बस जैसे लैंग्वेज बहुत बड़ी दिखी है, देख के लगता है कि क्या पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। तो पर अभी हम देखेंगे कि कैसे इजी था पेपर, मतलब उतना भी मतलब मॉडरेट था। जिन जिन लोगों ने अच्छे से सिलेबस को पढ़ा होगा, समझा होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व किए होंगे पिछले 5-6 साल के, है ना, उन्हीं ने मतलब नियर अबाउट 40-50% पेपर वहीं से था, कुछ इधर उधर करके। कुछ कोर्स जो इन्होंने पूछे हैं वो कुछ कोर्स पहले वो पूछ चुके हैं। अब्दुल कलाम का, फिर दलाई लामा का जो भी कोर्स पूछे थे उन्होंने, वो कोर्स पहले ऑलरेडी पूछ चुके हैं वो लोग, है ना। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आपको एक तो सिलेबस पढ़ो, फिर जब सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाता है फिर आपको सबसे पहले जब राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो बेसिक राइटिंग कुछ भी कर लो, पर जो एक एडवांस राइटिंग पे आप आ जाते हो तो उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है, खास करके एथिक्स के अंदर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, विजडम lies in knowing what to reckon with and what to overlook, ठीक है। विजडम क्या होती है, what to reckon with and what to overlook, मतलब क्या क्या एक्वायर करना है और क्या छोड़ देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है?
विजडम क्या होता है? हम दुनिया से मतलब एक सोसाइटी के अंदर बहुत सी चीजें सीखते रहते हैं। तो विजडम का प्रॉपर विजडम का मीनिंग क्या है? कुछ कुछ चीजें सीखना और कुछ कुछ चीजें छोड़ देना। अब कौन सी चीजें एक्वायर करनी है? जो पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर, पॉजिटिव वैल्यूज होती है, सोसाइटी का कंडक्ट होता है, उनको एक्वायर करना, और कुछ कुछ चीजों को गिव अप कर देना, मतलब छोड़ देना। कौन सी? जो निगेटिव वैल्यूज होती है ना, जो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे एटीट्यूड को निगेटिविटी की तरफ टर्न करती है, उनको हमें छोड़ देना होता है। इसी का मतलब विजडम है। मतलब उसने क्वेश्चन के अंदर ही आंसर बता दिया। ठीक है, आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। एन ऑफिसर बीइंग एंग्रॉस विद द पेरिफेरी इग्नोरिंग द कोर इश्यूज बिफोर हिम इज नॉट रेयर इन द ब्यूरोक्रेसी। मतलब जो भी ऑफिसर है, ऑफिसर की जो इसेंशियल क्वालिटीज होती है ना, वो एक होल्ड करके रखना, और जो इसेंशियल क्वालिटी है उनको छोड़ के बाकी सारी क्वालिटी को ध्यान देना। ठीक है, ये आजकल ब्यूरोक्रेसी में आम बात हो गई है, मतलब देखा जाता है खास करके। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? इज नॉट रेयर इन द ब्यूरोक्रेसी। डू यू एग्री दैट such preoccupation of an administrator leads to travesty of justice to the case of effective service delivery and good governance? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, एक एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जो बेसिक वैल्यूज होती है, ठीक है, उनको होल्ड करके रखना, और कौन सी वैल्यू जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको जाने देना। पर आजकल क्या हो रहा है? जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जो इसेंशियल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी, ठीक है, उन्हीं जो बेसिक वैल्यू को छोड़ दे रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं है उन्हीं को पकड़ के रख रहे हैं। ठीक है, ये कॉमन हो गया है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। और पूछ रहे हैं क्या आपके हिसाब से ये सच बात है? ठीक है, मतलब डू यू एग्री? मतलब अगर ऐसे होता है तो इससे सोशल जस्टिस जो प्रोवाइड करना होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का एक बेसिक पर्पस क्या है? सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, सोसाइटी के सारे कंपोनेंट्स के लिए इक्वल पॉलिसी फॉर्मेशन करना। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या मतलब सोसाइटी का जो पर्पस है, गवर्नेंस का जो पर्पस है, वो पर्पस हैम्पर हो रहा है कहीं ना कहीं पे? ऐसा आप सोचते हो? और अगर आप सोचते हो तो उसके उसके बिहाफ पे आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं। ठीक है, या तो आप सोचते हो या तो नहीं सोचते, या तो दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो इनको आपको क्रिटिकली इवेल्युएट, तो क्रिटिकली इवेल्युएट का मतलब आपको आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है। ठीक है, आपके हिसाब से ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन अंडरस्टूड हो गया आपको? मैंने आपको बताई थी सिविल सर्वेंट के लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज कौन सी है। ठीक है, तो अगर हम उन इंपॉर्टेंट वैल्यूज को छोड़ देते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हमने पढ़े हैं, है ना। मतलब अगर इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं होती है तो उसके निगेटिव इंपैक्ट कौन से होते हैं हमारे ऊपर। तो बस वही चीजें यहाँ पे लिखनी थी। टफ लग रहा है क्या पहला क्वेश्चन? पढ़ने के बाद समझ में आ गया, है ना। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लेके जाना है? पहले कॉमनली लिखना है कि विजडम के बारे में थोड़ा बहुत कैसे उन्होंने बताया गया। आगे क्या लिखना है? क्वेश्चन के अंदर ही कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, पेरिफेरी इग्नोरिंग द कोर इश्यूज, है ना, कोर इश्यूज। फिर है ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी के कोर इश्यूज को अवॉइड करना, कोर वैल्यूज कौन सी है उनको छोड़ के फिर बाकी की वैल्यू को इंपॉर्टेंस देना, जिससे करप्शन बढ़ता है। ठीक है, उससे। और सोशल जस्टिस मतलब देखो, फिर था एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन। कंपैशन जब नहीं होता है तो आप जिन सेक्शंस के लिए पॉलिसी जिस हिसाब से बनाने चाहिए, उसका इंप्लीमेंटेशन जैसे करना चाहिए, उस पर फोकस नहीं करते हो। ठीक है, तो इससे सोशल जस्टिस जो प्रॉपर सर्व होना है वो सर्व ठीक से नहीं होता। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, है ना? ठीक है, तो ये देखो कितना बेसिक क्वेश्चन था। आगे ये सारी चीजें हम लोग गवर्नेंस में भी कवर करने वाले हैं। प्रॉपर्टी के बाद गवर्नेंस फिर आएगा, उसमें कवर करेंगे। ठीक है, अगला देखो। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी एंड मॉरल क्वालिटी, एम्पैथी एंड कंपैशन आर सम ऑफ द अदर वाइटल एट्रीब्यूट्स। इतना क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल रहा है? इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी के साथ साथ मॉरल क्वालिटी के बाद भी एम्पैथी और कंपैशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। किसके लिए? फैसिलिटेट द सिविल सर्वेंट टू बी मोर कॉम्पिटेंट इन टेकिंग क्रिटिकल इश्यूज और टेकिंग क्रिटिकल डिसीजन। समझ में आ रहा है? ठीक है, इंटेलेक्चुअल, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी और मॉरल एबिलिटी के बाद भी कुछ कुछ चीजें होती है जो आपको क्रिटिकल डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो होती है एम्पैथी और कंपैशन। ठीक है ना। सोसाइटी के अंदर जब आप काम करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप जब काम करते हो, तो आपके सामने बहुत से सेक्शंस होते हैं। ठीक है, उन सेक्शंस के बारे में जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक एक क्या बोलते हैं उससे, एक ट्रू और एक जो डिसीजन आपने परफेक्ट लेना चाहिए, वो डिसीजन तक आप पहुंच नहीं सकते। ऐसे एक क्वेश्चन का कहना है। इससे आप एग्री करते हो? समझ में आ रहा है? या फिर आप ऐसे भी बोलते हो कि अगर आप किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से कनेक्ट फील नहीं करते हो, फिर भी आप उनके वेलफेयर में डिसीजन ले पाओगे ठीक से?
समझ में आ रहा है? नहीं ना, अगर आप किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो डिसीजन कैसे ले पाओगे? फिर आप कैसे जो फैक्ट्स एंड केसेस है उसके बेसिस से आप डिसीजन लोगे, और डिसीजन से या फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन से क्या भरोसा है कि उनका वेलफेयर हो ही जाएगा? मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाओगे ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, उसके लिए आपको उनकी फीलिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन ये बोलना चाहता है। तो जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, क्या पढ़ा था हमने? इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर जो वैल्यू हमने पढ़ी है एम्पैथी कंपैशन, उन्हीं को यहाँ पे रिराइट करना है, उनका इंपॉर्टेंस क्या था। ठीक है, अगर उनको हम यूज नहीं करते तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, वर्ड लिमिट है 150 वर्ड। इस क्वेश्चन को लिख सकते हो क्या आप लोग? लिख सकते हो? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्या? देखो ना क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? जो वैल्यूज हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें हमने देखा था ना कि एम्पैथी और कंपैशन का इंपॉर्टेंस क्या है। देखा था आपने, नोट्स में लिखा हुआ है, देखो निकालो उसको। एम्पैथी एंड कंपैशन का इंपॉर्टेंस क्या है वो निकालो। क्योंकि जितना हमने पढ़ा है उसमें से अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो फिर कुछ गलत है ना? आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है एटलीस्ट उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मैं लिख कर आऊंगा। ठीक है ना? आ रहा है कुछ? पल्ले पढ़ रहा है क्वेश्चन पेपर? नहीं? प्रथमेश? हाँ, केस स्टडी एंगल नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, कौन सा? ये क्वेश्चन ना, इसका आखिरी वाला पार्ट। ठीक है, एक्सप्लेन विथ सुटेबल इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन मतलब एग्जांपल्स के साथ बताना है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, बिहार के अंदर एक सिविल सर्वेंट था। ठीक है, सिविल सर्वेंट अकॉर्डिंगली उनको आजकल क्या हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से अगर किसी को राशन लेना है तो थंब इंप्रेशन आपका स्कैन होता है और थंब आपका आपके आधार से मैच होता है। हो सकता है जब आपने आधार कार्ड बनवाया था तो आपका थंब थोड़ा सा ठीक था, और जो वर्कर्स काम करते हैं मिल्स में, ठीक है, उनकी एज बढ़ने के कारण उनका थंब का इंप्रेशन थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जब बिहार में पब्लिक मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो वहां पे एक वृद्ध मतलब एक एल्डरली फीमेल थी, वुमेन थी, तो उनका स्कैन नहीं हो पा रहा था। तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर ने उनको मतलब लाइन से निकाल के बोला कि घर जाओ, आप ठीक से करके लाओ, जो भी आपका इश्यूज है उनको रिजॉल्व करके लाओ, है ना, फिर तभी आपको जो राशन है वो मिलेगा। ठीक है, अब 60 साल की मतलब 60 साल की महिला है, वो कहाँ जाएगी? ठीक है, इस टाइम पे मतलब क्या बोल रहा है वो अपने रूल्स के हिसाब से तो चल रहा है। ठीक है, पर जो बेसिक उनका जो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो उन फीमेल की बोलो या उस वुमन की बोलो, वो समझ नहीं पाए। ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम को समझ पाते तो हो सकता है कि इफेक्टिवली डिसीजन ले पाते वहां पे। तो ये क्या बोल रहे हैं, हमने एग्जाम्पल के साथ प्रूफ किया कि नहीं, जो इंटेलेक्चुअल है और जो मॉरल एथिकल वैल्यूज है वो तो अपनी जगह पे है, पर अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए एम्पैथी या कंपैशन नहीं रखते हो तो उन सोसाइटी के लिए आप ठीक से काम नहीं कर सकते। यही तो लिखना है इस क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है क्या? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है क्लास में, है ना? जब मैंने एम्पैथी कंपैशन पढ़ाया था तब भी ये चीज हमने पढ़ी थी। याद आ रहा है कुछ? कनेक्ट कर पा रहे हो? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसकी जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। वो टफ के ऊपर आपको कंपटीशन कब आएगा? जो मैंने लिख के दी है, जो नोट्स अपने पास है ना, जो पीपीटी अपने पास है, उनको ठीक से पढ़ लो। जब उनको ठीक से पढ़ लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस लैंग्वेज के ऊपर भी, है ना? कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बस ये जो थोड़ा सा दिखाने के लिए टफ लिखा हुआ है, इनको जब कोर वैल्यूज को जाके समझोगे और समझना कैसे है, जो इसके कीवर्ड्स है ना, उन कीवर्ड्स को पकड़ के आपको उसको समझना है। ठीक है, अभी भी लग रहा है ऊपर से जा रहा है? ऊपर से नहीं जाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए, है ना? क्योंकि हम जिस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका पेपर हमें थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए। अगर हमारी प्रिपरेशन अभी पूरी नहीं है पर हम कॉम्पिटेंट है, मुझे लगता है कि आप सबको आना चाहिए ये क्वेश्चन लिखते हुए, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, अगला देखो। द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड टू सिविल सर्वेंट्स आर सेम, येट देयर इज डिफरेंस इन द परफॉर्मेंसेस, है ना? टेस्ट सीरीज के रूल्स आप सबके लिए सेम है, फिर भी सबको मार्क्स बराबर आते हैं क्या? कभी देखा है? किसी को ज्यादा आते हैं, किसी को कम आते हैं। ठीक है, वैसे ही सिविल सर्वेंट के लिए जब किसी का रिक्रूटमेंट होता है सबकी ट्रेनिंग सेम होती है, सबको वैल्यू सेम पढ़ाई जाती है। फिर ठीक है, फिर भी कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन के निकलते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना? देखा थे हमने सारे एडमिनिस्ट्रेटर देखे थे कौन से किन किन लोगों ने अच्छा काम किया है। तो उनके जो पैरेलल बैचमेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी तो सिमिलर ट्रेनिंग देते हैं, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होते हैं, फिर भी उतना इफेक्टिवली वो लोग काम क्यों नहीं कर पाते? ठीक है, पहली लाइन पढ़ के तो मुझे इतना समझ में आ रहा है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर्स आर एबल टू इंटरप्रेट द रूल्स एंड
regulations in the favor of case and achieve success. ठीक है, जो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पॉजिटिव एस्पेक्ट समझ पाते हैं वो उन रूल्स और रेगुलेशंस को यूज करके, ठीक है ना, जो पॉजिटिव आउटकम निकालना होता है सोसाइटी में से वो निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है ना, वेयर एज नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर्स आर अनेबल टू अचीव गोल्स बाय इंटरप्रेटिंग द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस अगेंस्ट द केस। ठीक है, कुछ कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस का नेगेटिव मीनिंग निकाल के उस केस का कुछ और ही मीनिंग निकाल के उसको सॉल्व नहीं कर पाते। अब इस पॉइंट को आप किस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो अपने सिलेबस से? इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी गुड। पिछले ही तो क्लास में पढ़ा था हमने, है ना, सीधा ही इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। उसमें हमने जो पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़े थे पर्सनालिटी के और नेगेटिव पढ़े थे वो सारे इधर छापने हैं सीधे सीधे। ठीक है, देखो इतना इजी है, मतलब आप कभी भी अगर जाओगे लिखने के लिए तो कम से कम कितना 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक, तो तीनों मुझे लगता है कि तीनों आप लिख सकते हो। कितने हो गए? 30 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। अब आगे देखो, इट इज बिलीव्ड दैट adherence to ethics in human action would ensure in smooth functioning of organization। जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स पढ़ा था ना, ठीक है, पब्लिक लाइफ का एथिक्स पढ़ा था, वो कुछ कुछ उसके पॉइंट्स याद आ रहे हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, इट इज बिलीव्ड दैट एडहेरेंस टू द एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन वुड एंश्योर इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो भी इंडिविजुअल है उनकी एथिकल वैल्यूज जो है वो कितना उन इंडिविजुअल की एथिकल वैल्यूज को वो कितना फॉलो करते हैं, उनको इंपॉर्टेंस बहुत होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के सक्सेस के लिए, है ना। आगे देखो क्या बोल रहा है, इफ सो व्हाट डज एथिक्स सीक्स टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, हाउ डू एथिकल वैल्यूज असिस्ट इन द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्लेस्ड बाय हिम इन द डे टू डे फंक्शनिंग। पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था, है ना, एथिकल वैल्यूज जो भी एथिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसको अपने को खुद की लाइफ में अप्लाई करके देखना है। बोला था कि नहीं बोला था? अब वो क्वेश्चन उसने पूछ लिया, एथिक्स का फायदा आपको अपनी डेली लाइफ में कैसे होता है। और ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो अगर आपका एथिकल वैल्यूज अच्छे हैं तो आप जिस किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हो उनका बेनिफिट आप डायरेक्टली करते हो, है ना। मगर आप अगर अपनी एथिकल वैल्यूज को फॉलो करते हो तो जिस किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो भी एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन होगा, है ना। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, आपके अंदर एथिकल वैल्यूज का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। तो जो टॉपिक हमने पहले मॉडल टॉपिक में पढ़ा है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स, वो सारा लिखना है इसमें। 40 मार्क हो गए। ठीक है, समझ में आया क्या क्वेश्चन? इसको भी आप लोग लिख सकते हो। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। ठीक है, देखो व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशंस मींस टू यू। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। अब तक कितने हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। तीसरे में देखो, ये कोटेशंस है, इनका मैंने बोला था कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे ही कुछ भी क्वेश्चन पूछता है। अब आपको इन कोटेशंस को सिलेबस के टॉपिक से लिंक करना है, किस टॉपिक से कौन सा कोटेशन उठाया हुआ है। ठीक है, देखो समझो थोड़ा बहुत, है ना। क्या है, व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मीन्स टू यू। देखो पहला क्या बोल रहा है, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट टू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। क्या बोल रहा है, what you have right to do and what is right to do। मतलब आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है, आपके लिए कौन सी चीज राइट है, ठीक है, ये अलग एस्पेक्ट है। और सच में राइट कौन सी चीज है, ये अलग एस्पेक्ट है ना। अब इसको सिलेबस के कौन से पार्ट से लिंक कर पाते हो? ठीक है, आपको बस इसे सिलेबस से लिंक नहीं करना है, इसके एप्लीकेशन भी लिखने। जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो इश्यूज न्यूज में है उनका रेफरेंस दे दे के इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। मतलब ये कोटेशन कैसे उन चीजों को वैरी करता है उसके अकॉर्डिंगली आपको उसमें लिखना होगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। मतलब आपके अकॉर्डिंगली क्या सही है और सच में सही क्या है उसके बारे में डिसीजन लेना। जब वो दोनों सेम हो जाते हैं तब आप एथिक, आप तब उसको बोल सकते हो कि आप एथिकली सही हो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना रमेश, आपको समझ में आया? ममता, कुछ आया? मतलब समझ में आ रहा है क्या? ये ऊपर से जा रहा है? नहीं आ रहा है ना? ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते थे। फिर देखो क्या बोल रहा है,
ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2017 का है ये जो कोटेशन है ना, ये वो मैं दिया था ये वाली में। इफ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड, है ना, इफ अ कंट्री नीड्स टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड, आई स्ट्रांगली फील दैट देयर इज अ थ्री की सोशल मेंबर हु कैन मेक अ डिफरेंस। क्या है पहला? फादर, मदर एंड टीचर। देखा था मैंने, बोला था जो सोशल वैल्यूज को इनकलकेशन करने के तीन मीडियम है, फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी। जो पहला मीडियम है ना वैल्यू इनकलकेशन का, वो लिखना है, पूरा लिखना है इसमें। हो गया 10 मार्क। पूरा वैसे के वैसा छाप के आओगे तो भी अच्छा है, तो भी चलेगा। थ्योरेटिकल पार्ट है, तो वैसे कैसे छाप के आओगे ना, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन नहीं पूछा, ऊपर के कुछ कुछ क्वेश्चन थे उनमें एप्लीकेशन पूछा था, है ना, आपको रियल लाइफ के रेफरेंसेस दे के लिखना था उसमें, ठीक है। पर यहाँ पे एप्लीकेशन है तो कॉन्सेप्ट ही पूछा हुआ है कि जो ये है फैमिली आपकी कैसे रोल प्ले करती है, वो तो हमने लिखा हुआ है सारा, वो लिख के आना है यहाँ पे सीधा वैसे के वैसा, ठीक है। ये हो गए 10 मार्क। कितने हो गए? 60 मार्क हो गए। जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैव टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इन। क्या है? जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। समझ में आया? नहीं, देखो क्या बोल रहा है, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। आपकी जो सक्सेस है वो पाने के लिए, हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, वही बोल रहा है ये। तो इसको किससे लिंक कर पाते हो आप? अरे नॉर्मेटिव एथिक्स, यूटिलिटेरियन अप्रोच, टेलियोंटोलॉजी, मीन्स, है ना। सक्सेस पाने के लिए मीन्स सही पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। वो क्या बोल रहा है दलाई लामा, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। किस राइट से आपको आपको सक्सेस कैसे आपकी सक्सेस कैसे सक्सेस को बोल सकते हैं हम लोग, जब आपने जो मीन्स किए वो मीन्स आपके सही थे। मतलब कौन सा अप्रोच बोल रहा है वो? डिओंटोलॉजिकल अप्रोच, है ना, एरिस्टोटल वाला अप्रोच, महात्मा गांधी वाला अप्रोच, है ना। तो ये बोलना चाहता है वो, लिखना है पूरा पूरा वैसे के वैसे छापना है ना। पर उसको दलाई लामा करना है उसकी जगह पे, अरिस्टोटल की जगह पे दलाई लामा कर दो, ठीक है। वैसे ही है। कितने हो गए? 70 मार्क। देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गुड गवर्नेंस। अब ये गुड गवर्नेंस क्या है, अभी आज देखने वाले हम लोग। तो अगला पार्ट है हमारा, अभी इसको छोड़ देते हैं। हाउ फार रिसेंट इनिशिएटिव इन द टर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस टेकन स्टेप बाय द गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस के हिसाब से कौन से स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिए गए, वो उनका इंपॉर्टेंस क्या है। अब कौन से ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, ई नैम, है ना, अलग अलग टाइप के हैं, वो देखेंगे हम लोग आगे। गवर्नेंस पढ़ेंगे तब, ई गवर्नेंस पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब हमने जो पढ़ा नहीं था उसमें से आया हुआ टॉपिक है। फिर देखिए, हाँ, स्टैटिक ही क्वेश्चन है, स्टैटिक ही है, जो सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे ना अभी उसी में से आएगा, वो उसी का है। अगला देखो क्या बोल रहा है, ऑनलाइन मेथोडोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर डे टू डे मीटिंग, इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचिंग एंड लर्निंग इन द एजुकेशन सेक्टर। ऑनलाइन ई लर्निंग, है ना, या फिर ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, ई गवर्नेंस के अंदर भी उसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आगे, and in the education sector and parallelly to the extent of telemedicine in the health sector। हेल्थ सेक्टर के अंदर भी टेलीमेडिसिन के अंदर उसका यूज हो रहा है, पता है। मतलब ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी, अगर आप बीमार हो, पहुंच नहीं पा रहे हो, तो ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन करवाना, याद है ना, पता है आपको। ये दिल्ली के अंदर इफेक्टिवली अभी स्टार्ट किया गया है शायद, या फिर ऑनलाइन वो, ठीक है, ये तो हाँ हाँ हाँ, फार्म इजी ऐप आप ऐड भी देखते होगे ना, वो है। तो ठीक है, नो डाउट इट हैज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। अब क्या बोल रहा है, फॉर बोथ द बेनिफिशियरीज एट द सिस्टम एट लार्ज। उसके जो भी बेनिफिशियरीज है उसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। आगे बोल रहा है, डिस्क्राइब एंड डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ ऑनलाइन मेथड पर्टिकुलरली फॉर द वल्नरेबल सेक्शन। अब वल्नरेबल सेक्शंस को ये सारे ऑनलाइन फैसिलिटी मिलने के अंदर कौन से इश्यूज आते हैं, और वो सारे एथिकल इश्यूज लिखने हैं, एथिकल डिलेमास लिखने हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट लिखने हैं, ठीक है। ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखेंगे अभी, है ना। जब सर्विसेज ठीक से डिलीवर नहीं हो पाती तो कौन से उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लोगों के ऊपर, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ नहीं था आपका, बस समझने की कोशिश करो कि वो कैसे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। और देखने के बाद तुमने बोला था बहुत लेंदी को, अब पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है। जब आप इफेक्टिवली पढ़ते हो, लाइन टू लाइन जाके, वर्ड टू वर्ड जाके, उसके कोर जो क्या बोलते हैं कीवर्ड्स होते हैं, उनको समझते हो तो पेपर डिफिकल्ट नहीं लगता। पेपर अपना मतलब लगता चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए अपने को उसमें, ठीक है। अगला है, रशिया एंड यूक्रेन वॉर हैज टू बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 7 months। डिफरेंट कंट्रीज हैव टेकन इंडिपेंडेंट स्टैंड्स एंड एक्शंस।
ठीक है। डिफरेंट कंट्री, हर किसी ने कुछ अलग अलग बोला, चाइना ने कुछ अलग बोला, इंडिया ने कुछ अलग बोला। एक्शन इन व्यू देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। ऑब्वियस है कि इंडिया ने भी ज्यादा इंटरफियर नहीं किया था वहां पे, अपने नेशनल इंटरेस्ट से रशिया के साथ कुछ ना कुछ, है ना, S-400 ले रहे हैं हम लोग उनसे। अगला है वी आर ऑल अवेयर दैट वॉर हैज इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। वॉर के सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या क्या है, ये पढ़ा है क्या हमने? कहाँ पे पढ़ा हमने? ये एथिक्स इन IR में पढ़ा है, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ा है नहीं पढ़ा? कुछ याद आ रहा है? लिखा है ना, वॉर के सारे लिखे हुए हैं हमने, वही लिखना है यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं आगे देखो, वी आर ऑल अवेयर दैट वॉर हैज इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग ह्यूमन ट्रेजेडी, है ना। व्हाट आर दोज क्रिटिकल इश्यूज दैट आर क्रूशियल टू बी कंसिडर्ड बाय लॉन्चिंग वॉर एंड इट्स कंटिन्यूएशन सो फॉर। कोई भी वॉर चलने के ऊपर उसे कौन से निगेटिव्स हो सकते हैं किसी भी सोसाइटी के ऊपर बोलो या फिर किसी भी नेशन के ऊपर, तो वो लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, उनको एनालिसिस करके लिखना है। और आगे है illustrate with the justification the ethical issues involved in the given state of affairs। अभी स्टेट ऑफ अफेयर कौन सा, वॉर के अंदर कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है वो लिखना है। देखा था हमने कौन से इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं एथिक्स इन IR के अंदर जब पढ़ा था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब इसको पढ़ना घर जाके। मैंने ग्रुप पे भेजा था क्या, ये पेपर भेजा था ग्रुप पे, मैंने भेजा है ना, अब सबके पास होगा। इसको देखना, फिर से पढ़ना, और कल की क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग इसका पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब कौन से इश्यूज इन्वॉल्व है ये सारे हम लोग नियर अबाउट हाफ एन आवर के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप उसमें कुछ इनपुट आप दोगे, उसका प्योर डिस्कशन बेस्ड होगा। आज मैं बता रहा हूँ, कल आप बताओगे कि सर इसमें ये चीजें लिख सकते हैं, ये चीजें हो सकती थी। उससे क्या होगा, जो सिलेबस हमने अब तक पढ़ा है वो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर से अटक गया, करोगे फिर पढ़ के आओगे कल इसको, है ना, मजा आएगा देखना पढ़ना इसको। ठीक है, ठीक है। ये देखो, 2-2 मार्क की 5 है, 10 मार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, मैंने लिख के दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के ऊपर कुछ पॉइंट्स। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वहां पे है, आपकी नोट्स में होगा, मैंने लिख के दिया हुआ है ये, है ना, वही लिखना है यहाँ पे। फिर है किसमें, प्रीवियस ईयर में। अरे ये पूछते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं, आपको बस लास्ट के 5-6 ईयर के क्वेश्चन लिख के जाना है बस, आराम से। कुछ नहीं, इथिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, है ना। और बेसिकली देखो, अभी इस साल तो मतलब कुछ घिसा पिटा पेपर था, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत भयानक पेपर आता है। अभी कैसे हुआ है, उन्होंने बस लैंग्वेज पे फोकस किया, मतलब डराने की कोशिश की, पर पेपर कैसा था, हलवा था, मतलब आराम से खा सकते थे उसको। ठीक है, इसलिए ना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रखो। इन्होंने डरने की कोशिश की, पर पेपर बहुत ही बड़ी चुल्लू सा पेपर दिया हुआ है ना। कभी कभी ये लोग बहुत बेकार पेपर देते हैं, ना। तो इस वक्त उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या चीजें होनी, बस कंसेप्ट, जो सिलेबस का जो पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट्स अपने माइंड के अंदर उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं इसका मतलब क्या है ना, और इसके एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, उसको समझ के रखो, बस आराम से लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर है प्रोबेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ। अभी प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ डिजिटाइजेशन, देखो डिजिटाइजेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए, है ना, इंपॉर्टेंस है। डिवोशन टू द ड्यूटी, कर्तव्य निष्ठा, है ना, डिवोशन। फिर ये देखो, ये विसल ब्लोअर, हम आगे पढ़ने वाले हैं विसल ब्लोअर का, ट्रांसपेरेंसी के अंदर। विसल ब्लोअर हु रिपोर्ट करप्शन एंड इलीगल एक्टिविटीज, रॉन्ग डूइंग एंड मिसकंडक्ट टू द कॉन्सर्न अथॉरिटी। विसल ब्लोअर क्या होता है, विसल ब्लोअर मतलब कई जगह पे जब किसी इंस्टीट्यूशन में बोलो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस में बोलो, कोई अगर गलत चीज हो रही है, ठीक है ना, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो किसी जगह के, पर आपके जो कलीग्स है या फिर आपके जो सीनियर्स है वो कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ गलत बोल रहे हैं या फिर करप्शन कर रहे हैं, आपको पता चल गई ये बात, और आप उस चीज के बारे में एक हायर अथॉरिटी को आपकी कंप्लेंट कर रहे हो या फिर मीडिया में आके बोल रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, विसल ब्लो करना। विसल ब्लो करना मतलब कुछ भी रॉन्ग डूइंग हो रही है आपके सामने, तो उसको एक सोसाइटी के सामने ला के रखना कि नहीं ये गलत हो रहा है, आपको इसको रोकना चाहिए, उसको बोलते हैं विसल ब्लोइंग। तो उसके अलग अलग इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको वहां से निकल सकता है, या फिर वहां के जो आपके कलीग्स है, आपके सीनियर है, वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज टू देयर
डेंजर, फिजिकल हार्म एंड विक्टिमाइजेशन, आप विक्टिम बन सकते हो एक्सप्लॉयटेशन का, है ना, आपको कुछ ना कुछ फिजिकल हार्म भी हो सकता है, आपकी लाइफ डेंजर में आ सकती है, ठीक है। एंड विक्टिमाइजेशन बाय द विटनेस, इंटरेस्ट, एक्यूज पर्सन एंड हिज टीम, मतलब जो भी एक्यूज है, जो आपके कलीग्स थे, सीनियर्स है, उनकी जो टीम है उसके अंदर आप उसके व्यूज के अंदर आ सकते हो, नजर में आ सकते हो उनके, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट पॉलिसी मेजर शुड सजेस्टेड टू स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, मतलब विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से पॉलिसी मैकेनिज्म बनाने चाहिए, उस पर आपको सजेशन करने हैं, तो वो हम लोग देखने वाले हैं आगे विसल ब्लोअर के ऊपर, तो वहां से आएगा ये क्वेश्चन। फिर देखो आगे क्वेश्चन, इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कॉर्पोरेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन जनरेटिंग वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंक्रीजिंग, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है, इन डूइंग सो दे आर ब्रिंगिंग एन अनप्रेसिडेंटेड onslaught on the climate, environmental sustainability and living conditions of human beings, ethics in environmental studies, बड़ा हुआ है हमने, बस वही लिख रहे हैं, ठीक है। पढ़ो इसको, जब समझोगे ना वो है, और उसका कनेक्शन आपको किसने किसने करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर से। कॉर्पोरेट सेक्टर का एक टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, मतलब एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एथिक्स इन, हाँ ये है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, तो वहां पे डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें हम लोग, ठीक है। इस तरीके से पेपर था, कैसे था, हलवा था ना बहुत, मतलब था, अब लग रहा है कि लिख सकते थे, तो चलो कुछ नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन तो लग रहा होगा कि लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब घर जाके देखना है इसको आराम से, अब समझे, अब समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो अगला हेडिंग डालो, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, ठीक है। अब देखो दो वर्ड है यहाँ पे, एक है प्रोबेबिलिटी, दूसरा है गवर्नेंस, ठीक है। हमने इंटीग्रिटी पढ़ी हुई है, ठीक है। अब इंटीग्रिटी क्या होती है, क्या होती है इंटीग्रिटी, आप लोग घर पे जाके पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, कुणाल, हाँ, हिंदी में उसको सत्यनिष्ठा बोलते हैं, ठीक है। प्रथमेश, क्या मतलब होता है इंटीग्रिटी का, कौन सा, नहीं सही है, बताओ, पूरा, ठीक है, मतलब ऑनेस्टली करना, ठीक है। आप, हाँ, अगेंस्ट नहीं होना, है ना, गुड। इंटीग्रिटी का बेसिक मतलब होता है आप अपनी वैल्यूज को छोड़ते नहीं हो, ठीक है ना। ओके, ऑनेस्टी, असीम, उसको एक्सप्लेन और अच्छे से कर सकते हैं हम लोग, है ना। इंटीग्रिटी की डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि जो एथिकल वैल्यूज होती है, उस एथिकल वैल्यूज को या फिर मॉरल वैल्यूज को हर सिचुएशन में फॉलो करना, है ना। जो एथिकल कंडक्ट होते हैं उनको फॉलो करने वाले को हम लोग बोलते हैं ऑनेस्टी, ठीक है। और ऑनेस्टी का ही अगला फॉर्म है इंटीग्रिटी, है ना। इंटीग्रिटी मतलब कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी प्रेशर आ जाए, उन हर सिचुएशन में
हर सिचुएशन में हम लोग अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ते, है ना, अपने बातों का पक्का होता है। जो पर्सन इंटीग्रेट होता है उनके सामने गलत बातें करना भी बुरा होता है, वो पछाड़ देता है फिर उस बात को, बोल देता है वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेट होना, ठीक है। जो भी हमारी कम्युनिकेशन हो, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, जो एथिकल वैल्यूज है, उन वैल्यूज को हर सिचुएशन में फॉलो करना लॉन्ग ड्यूरेशन तक, वो अपनी पर्सनैलिटी का एक इंटरनल पार्ट्स मान लेना, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। एक इंटीग्रिटी ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। इंटीग्रिटी को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक पहला है पर्सनल, पर्सनल लेवल पे इंटीग्रिटी, दूसरा है प्रोफेशनल। दूसरा है प्रोफेशनल लेवल की इंटीग्रिटी, ठीक है। अब पर्सनल लाइफ में आप कितने एथिकल वैल्यूज को फॉलो करते हो, वो हो गई पर्सनल लेवल की इंटीग्रिटी। अब प्रोफेशनल लाइफ में जब आप किसी जॉब पे हो, वहां पे आप कितने एथिकल वैल्यूज को फॉलो करते हो, वो होती है आपकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, ठीक है। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, और इस प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को ही बोलते हैं प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ठीक है। अब गवर्नेंस क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इसको एग्जांपल देके बोलना है तो देखो, ठीक है। आपके पर्सनल व्यूज वुमेन्स के अगेंस्ट है ना। आपको लगता है कि वुमेन को घर पे बिठा के रखना चाहिए, अगर वुमेन को जॉब दे दी, है ना, वुमेन्स को अगर पार्लियामेंट में लाया तो घर के काम कौन करेगा, ऐसे आप पर्सनली सोचते हो, ठीक है। बट आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आप एसपी हो किसी डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, एसपी बोल लो, या फिर आप एक डीएम हो किसी डिस्ट्रिक्ट के, और आपके स्टेट के मुख्यमंत्री ने एक पॉलिसी लाई है। उस पॉलिसी के अंदर आपको वुमेन्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। मतलब रिजर्वेशन मतलब उन्होंने बोला कि आज से विधानसभा के अंदर, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर या फिर लेजिस्लेचर के अंदर वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन होगा। अब पर्सनली तो आपका ये आपके वैल्यूज के अगेंस्ट है, आप तो बिलीव ही नहीं करते वुमेन को तो घर पे रहना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, मतलब घर का काम करना चाहिए। पर यहाँ पे आपके स्टेट ने, आपकी गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया, एक पॉलिसी लाई, उसने वुमेन्स को रिजर्वेशन दे दिया। अब उस पॉलिसी पे आप कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। अब आप दिन रात छोड़ के जुट के, आपका भले ही पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो, फिर भी आप उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने में लगे हुए हो, लोगों को समझ देने की कोशिश करते हो कि वुमेन्स को पॉलिटिक्स में लाओ, है ना, उनको रिजर्वेशन मिला है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉबिटी को फॉलो कर रहे हो। समझ आ रहा है, ठीक है। वही दूसरी बात एक फनी वे में लेते हैं थोड़ा उसको, ठीक है। अब देखो, आप पुलिस हो, एसपी हो किसी डिस्ट्रिक्ट के, या फिर एक स्टेट के आप एसएसपी हो, ठीक है, यूपी के या फिर बिहार के हो, समझ लो आप बिहार के हो, और आप थोड़े से ना, अब देखो पुलिस लाइफ में जो होता है, मतलब उनको बहुत से टेंशन को फॉलो करना पड़ता है। अब आपकी हैबिट ऐसे हो गई है, अब आप इतने से टेंशन से डील करके आते हो, तो घर पे आके ना थोड़ा बहुत आप ड्रिंक कर लेते हो, एक ग्लास ड्रिंक कर लेते हो, ठीक है। और आप आज रात में आए, बहुत सारी टेंशन से निपट के आए, घर पे बैठे हुए हो, आराम से बैठे हुए हो, न्यूज देख रहे हो, न्यूज में आप ग्लास में ड्रिंक लेके बैठे हुए हो, थोड़ा बहुत पी रहे हो साथ में, और साथ में एक न्यूज आती है, आज रात 8 बजे से आपके मुख्यमंत्री ने ड्रिंक मतलब बियर को, मतलब अल्कोहल को आपके डिस्ट्रिक्ट में बैन कर दिया, ठीक है। अब इस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है। अब आपने उस टाइम पे कैसे रिएक्ट किया, दो चीजें हो सकती है, ठीक है। आप इस तरीके से रिएक्ट करोगे, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, सारी डिस्ट्रिक्ट का माल मेरे ही घर पे आएगा बैन करके, सील करके, तो टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। ये एक हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है, जब आप पी रहे हो उसी ग्लास को उसी वक्त आप छोड़ देते हो, मतलब छोड़ देते हो, वो ग्लास को ब्रेक करते हो, और आपका जो नौकर है उसको बोलते हो घर में जितने भी बॉटलें हैं उन सारी को फोड़ दो, है ना, और आजू बाजू के जितने भी है सबको बंद कर दो। मतलब इस स्टेट में अब आपको इफेक्टिवली उस काम को इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। मतलब आपने उसको आपकी ड्यूटी मान ली है, और जितने भी आपके घर में हो सारों को निकाल दिया, आजू बाजू जितने भी है सबको निकाल दिया, और आप ओबीडियंटली उस काम को करने में लगे हुए हो, ठीक है। फिर भी आपका प्रेशर बढ़ता है ना, प्रेशर कभी कभी बढ़ता है ड्यूटी के अंदर, और आप क्या करते हो, साइड में यूपी है, उस स्टेट में बैन नहीं है, वहां पे जाके चले गए, सैटरडे संडे को चले गए, एक दिन जाके पी के आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप इंटीग्रिटी छोड़ रहे हो क्या, आप रूल्स नहीं तोड़ रहे हो ना, मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ भी जी रहे हो और आप रूल्स भी नहीं तोड़ रहे हो। इस केस में क्या हो गया, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी आप फॉलो कर रहे हो। समझ में आ रहा है। और जो पहली केस थी, अब तो मेरे घर पे ही आने वाला है, वो क्या हो गया, वो इंटीग्रिटी प्रोबिटी को फॉलो करना नहीं बोल सकते। तो प्रोबिटी ये कंसेप्ट सबको क्लियर है ना। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंटीग्रिटी को फॉलो करना उसको बोलते हैं प्रोबिटी, है ना। ऑनेस्टी का ही एक एडवांस फॉर्म है वो। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है प्रोबिटी, हाँ, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट है गवर्नेंस। गवर्नेंस के हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट है
पॉलिसी, इसको लिख लिया दोनों को, हेडिंग डालो, हेडिंग में ये दो एस्पेक्ट लिखो, इंटीग्रिटी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के सामने लिखो प्रोबिटी। ठीक है, अब इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉलिसी, फॉर्मुलेशन, पॉलिसी, इंप्लीमेंटेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, गवर्नेंस के ये दो एस्पेक्ट होते हैं, है का? जो कोई भी इंस्टीट्यूशन इन दोनों चीजों से डील करता है उसको बोलते हैं गवर्नेंस। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। समझ में आ रहा है? पॉलिसी मतलब किसी भी पॉलिसी को बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर ये काम किस किस को दिया हुआ है? एंड, और ये कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। अब इन दोनों के अंदर का जो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने का काम है उसे क्या बोलेंगे? गवर्नेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बोलोगे सर जुडिशरी कैसे लॉ बनाता है ना? कोई भी अगर इनजस्टिस जहां पे हो रहा है, जुडिशरी कुछ ना कुछ गाइडेंस या फिर देता है ना, विशाखा गाइडलाइंस दे दी है ना, हदिया जजमेंट दे दिया है, फिर अलग अलग जजमेंट देता है, वो क्या हो गया? पॉलिसी फॉर्मुलेशन ही हो गया ना। ठीक है, उन पॉलिसी को, उन लॉज को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम जो एग्जीक्यूटिव का होता है, उन दोनों को जो कोऑर्डिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं गवर्नेंस। क्लियर है? प्रोबिटी इन गवर्नेंस हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो जो गवर्नेंस का कंसेप्ट है, गवर्नेंस के कंसेप्ट में अलग अलग टाइप की गवर्नेंस को देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तो होता है, कौन सी है? एथिकल गवर्नेंस, अनएथिकल गवर्नेंस, अनएथिकल गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, अनएथिकल गवर्नेंस। ठीक है, दूसरा है स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट के अपोजिट क्या हो सकता है? कन्वेंशनल या फिर पारंपरिक प्रशासन, कन्वेंशनल गवर्नेंस। ये हो गया। अब तीसरा है गुड गवर्नेंस। ये कॉन्सेप्ट आजकल बहुत न्यूज में रहता है, गुड गवर्नेंस। एक हो सकता है बैड गवर्नेंस। गवर्नेंस को हम इन तीन एस्पेक्ट में और इन 6 पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। ठीक है, पहला है एथिकल गवर्नेंस। एथिकल गवर्नेंस मतलब आप गवर्नेंस के अंदर नए नए मेथोडोलॉजी को, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते हो, पर आप एथिक्स को फॉलो करते हो, वैल्यूज को फॉलो करते हो। ठीक है, अब दूसरा है स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस के अंदर जो भी बाहर बाहर कंट्रीज के अंदर बोलो या फिर इंडिया के अंदर बोलो, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उसको आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ई गवर्नेंस है। ठीक है ना, नई नई जो पॉलिसीज है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जो न्यू न्यू मेथोडोलॉजीज है, उनको एक्सपेरिमेंट करके आप प्रशासन मतलब गवर्नेंस के अंदर लाने की कोशिश करते हो, उसको बोलते हैं स्मार्ट गवर्नेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? और तीसरा है गुड गवर्नेंस। इन तीनों को समझने के लिए हम एक बेसिक चार्ट ये लिख लिया सबने। ठीक है, गवर्नेंस का एस्पेक्ट। अब इसको ना हम गोले करेंगे। ठीक है, बना लो इसको। ठीक है, ये क्या है? ये है, और ये क्या होगा फिर?
ये कंसेप्ट क्लियर है? एथिकल गवर्नेंस किसको बोलते हैं, स्मार्ट गवर्नेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। एथिकल गवर्नेंस मतलब एथिकल वैल्यूज को फॉलो करते हैं हम लोग, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एथिकल वैल्यूज को फॉलो करता है। वो स्मार्ट शायद ना भी हो सकता है, स्मार्ट हो भी सकता है, स्मार्ट नहीं भी हो सकता है, पर बेसिकली एथिकल गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नेंस के अंदर आप अपने एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना, ठीक है। ये होता है एथिकल गवर्नेंस का बेसिक मीनिंग, ठीक है। फिर है स्मार्ट गवर्नेंस, ठीक है। आपकी एरिया का कोई एमएलए है, एमपी है, ठीक है, बेशक वो करप्ट है, ठीक है, करप्ट है, फिर उसका जो सोशल बिहेवियर है, मतलब लोगों से उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन विद द पीपल, कोऑर्डिनेशन विथ पीपल, ये भी है, ये भी है, वो भी बहुत अच्छा है। पर यहाँ पे एथिकल वैल्यूज को तो फॉलो करते हो, पर सोसाइटी के साथ आपका उतना बनता नहीं है ना। मतलब आप अपने वैल्यूज को, जैसे फॉर एग्जांपल किसी शादी में चले गए, ठीक है ना, तो वो आपका उतना वो करके नहीं जाते कि मैं एमएलए हूँ इस एरिया का, वो नहीं, आपका रहना सहना सब वो तो सिंपल है, आप एथिकली रहते हो, ठीक है। लेस कोऑर्डिनेशन विद द पीपल, ये चीजें हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया गवर्नेंस के अंदर, पहले करप्शन हो रहा था, जैसे देखो कभी इलीगल कहीं पे जगह खरीदी हो रही है, नागपुर के अंदर समझ लो किसी को घर बांधना है, घर बांधना है, सरकारी जगह पे घर बांधना है, वो जो जगह है जो वो बिक नहीं सकती, फिर भी वहां पे करप्शन कर करके उस जगह की खरीद बिक्री हो रही है, ठीक है। पहले क्या होता था, रेट नहीं होता था किसी कुछ भी, जो बोला वो मुंह बोली कीमत दे देते थे, ठीक है। पर अब इसने क्या कर दिया ना, इसको एक स्पेशल फॉर्म में कर दिया कि नहीं, अगर इलीगल जगह की लेना देना होना है तो इसका ये रेट होगा। उन्होंने बुलाया अलग अलग डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यूडी को बुलाया, पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया, नहीं यार आप ऐसे मत करो, आप रेट फिक्स कर दो, ठीक है। इसने करप्शन किया पर एक फॉर्मेट में किया, ठीक है। ये क्या हो गया, स्मार्ट वे में गवर्न करने का तरीका, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है ना, कहीं भी जाता है लोगों के साथ, किसी शादी में चला गया, ठीक है, 25-20-30 लोगों को जेल के जाएगा, 5-6 कार लेके जाएगा, वहां पे वो हाईलाइट करेगा, ठीक है। और एरिया की कितनी भी शादी हो, हर शादी में जाता है ना, हर शादी में जाने के बाद लोगों को 5-5 हजार 6-6 हजार देता है। इससे क्या होता है, उसका लोगों के साथ कांटेक्ट कम्युनिकेशन होता है। बट ये क्या है, एथिकल वैल्यूज को तो फॉलो करता है, पर जगह पे जाता है कभी बता के नहीं जाता, ऐसा सिंपल में जाके आ जाता है। तो ये हो गया एथिकल वैल्यूज को फॉलो करने वाला, और ये हो गया स्मार्ट गवर्नेंस को फॉलो करने वाला। इसमें डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। और ये जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी, है ना, ठीक है, मानो या ना मानो पर मानना तो पड़ेगा, ठीक है। अब ये नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल आप एग्जाम में मत लिखना, क्योंकि कुछ कुछ हो सकता है किसी के व्यूज उनके खिलाफ हो सकते हैं, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक आइडियल एग्जाम्पल, जैसे हम पास मतलब मार्क भी अच्छा है, और मतलब क्या बोलते हैं वो, अच्छे मार्क का है, बस ये हमारा पर्पज है, तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख लो अकबर। अब इस पे तो कोई ऑब्जेक्टिव ले नहीं सकता ना, फिर लिख लो अशोक, इन पे कोई ऑब्जेक्शन ले ही नहीं सकता। कृष्ण देव राय, जैनुल अबिदीन, सारे एग्जांपल्स गुड गवर्नेंस के, मतलब एंशियंट मिडिवल टाइम पे इन लोगों ने बहुत अच्छा गवर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम किया था। शेरशाह सूरी, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए गुड गवर्नेंस के। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, भले ही देखो गुड गवर्नेंस के अंदर हो सकता है किसी ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नेगेटिव बातें तो हो ही सकती है, नेगेटिव चीजों के खिलाफ वो बन नहीं सकता, पर गुड गवर्नेंस मतलब लोगों के साथ उसका कनेक्शन कितना है, स्मार्ट चीजें भी ला रहा है और एथिकल वैल्यूज का भी फॉर्मेशन उसमें कंट्रीब्यूशन ले रहा है, ठीक है। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बोल के जब हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग गुड गवर्नेंस। क्लियर है, ठीक है। आजकल के एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, ये सारे गुड गवर्नेंस के एग्जाम्पल्स है। और नरेंद्र मोदी जी ने ये मतलब एक कोशिश की है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गुड गवर्नेंस कैसे लाया जाए, तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में जाके इनको पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक जो चीजें हैं, प्रॉबिटी, गवर्नेंस, इनका बेसिक मतलब समझ गया आपको, क्लियर है सबको, ये बना लिया सबने, ठीक है। क्लियर है दोनों चीजें, गवर्नेंस के अलग अलग एस्पेक्ट, एथिकल, स्मार्ट, गुड गवर्नेंस क्या है। अब कभी भी कोई पूछेगा तो लिख सको कुछ ना कुछ उसमें, ठीक है। क्लियर है, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, ठीक है। हेडिंग तो आप लोगों ने डाला हुआ है ना, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, अब लिखो इस पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार नोट डाउन करो। कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, philosophical basis of governance and probity, philosophical basis of governance and probity,
इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। अलग अलग अगला अगला पॉइंट लिखते जाना। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। अगला है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये दोनों एक साथ लिखना, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। सिटीजन चार्टर, नेक्स्ट पॉइंट सिटीजन चार्टर। अगला लिखो वर्क कल्चर, सिटीजन चार्टर के आगे ही लिखना ब्रैकेट में वर्क कल्चर। अगला लिखो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। एंड लास्ट लिखो यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड एंड चैलेंजेस ऑफ करप्शन, दोनों एक साथ लिखना, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड एंड चैलेंजेस ऑफ करप्शन। ये सारे टॉपिक हमें सब टॉपिक्स हमें ही इस टॉपिक में पढ़ने हैं, ठीक है। क्रिकेट कौन कौन देखता है? क्रिकेट कौन कौन देखता है? सब देखते हैं, मैच है यार, गए नहीं आप लोग? हाँ, टिकट नहीं मिले या फिर घर पे देखना ज्यादा अच्छा लगता है? हाँ रात, बराबर है। कहाँ पे रुके हुए क्रिकेटर लोग? वहीं पे रुकते हैं क्या? नागपुर के अंदर रुकते हैं या फिर वहां पे जामठा में रुकते हैं? 7 बजे स्टार्ट होने वाला है। मैं आ रहा था, मैं देखा वहां पे भीड़ बहुत थी, रोज ट्रैफिक लगी हुई थी, बहुत इच्छा हो रही थी उतर के जाऊं वहां पे मैं बोला अपना क्लास है यार आज, चलो। लिख लिया सबने? लिख लो। Probity, a quality of having strong moral principles and adhering to those principles in governance। मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी का मीनिंग यही होता है, पर उसका हमें एप्लीकेशन गवर्नेंस के अंदर देखना है, वही हमें रिलीवेंस है सिलेबस के अंदर। प्रॉपर्टी का मीनिंग लिख लो, क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स एंड एडियरिंग टू दोस प्रिंसिपल्स। जो भी अपने प्रिंसिपल है उनको एडियर करना, बस इतना बेसिक मीनिंग है। रिलेट कर पा रहे हो ना? इंटीग्रिटी का भी वही मतलब था, बस ये इंटीग्रिटी का एक फॉर्म है। जब हम इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तब उसका डेफिनेशन प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है, और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। पर्सनल, प्राइवेट, पब्लिक सब लाइफ में इंटीग्रिटी ही एक ओवरऑल यूनिवर्सल कंसेप्ट है वो, ठीक है। उसका एक पार्ट है प्रोफेशनल लाइफ में, उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। लिख लो आगे दूसरा पॉइंट, सिविल सर्वेंट हु हैव प्रॉपर्टी ही विल हैव हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कमिटमेंट, courage, and he will not compromise any sort of indiscipline and corrupt practices। लिख लो इसे। आपने देखा होगा जब हमने अभी क्वेश्चन देखे, जो मैं लिख के देता हूँ उसका रिलीवेंस है ना, तो उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, तो नोट डाउन कर लिया करो। लिखा? क्या बोल रहा है? सिविल सर्वेंट यू हैव प्रॉपर्टी, मतलब जिसके अंदर ये चीज होती है, ये क्वालिटी होती है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये होते हैं कि वो लोग सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, फिर सेल्फ कमिटमेंट होंगे किसी भी चीज को लेके, और उस काम को करने के लिए उनके अंदर करेज भी होगा, एंड ही विल नॉट कॉम्प्रोमाइज एनी सॉर्ट ऑफ इनडिसिप्लिन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो कभी करप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखो, it is multi-dimensional concept which include honesty, integrity, discipline, courage, professionalism, service orientation, uprightness and rectitude। ये बस एक सिंगल डायरेक्शनल कंसेप्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे ऑनेस्टी है,
ऑनेस्टी का बेस्ट एग्जाम्पल क्रिकेट के देख रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, अंपायर में हो आप, हो बैटिंग कर रहे हो, कैच आपको पता है कि बैट को हल्का सा लग के चला गया, विकेट कीपर ने कैच पकड़ ली, ना विकेट कीपर को पता है ना अंपायर को पता है, बस आपको पता है बैट को बॉल लगा हुआ है मेरे, ठीक है। उस टाइम पे आप क्या बिहेव करते हो? आउट होके बाहर जाते हो या फिर वहीं पे रुक के बोलते हो, आर्ग्यू करते हो? किसी ने क्योंकि अपील नहीं की, किसी ने किसी को पता ही नहीं, अपील नहीं की, बस आपको पता है ना, दुनिया में एक अकेले है आप ही इंसान हो जिसको पता है बैट को बॉल लगा हुआ है, तो उस टाइम पे आप कैसे बिहेव करते हो? ठीक है, अगर आप मतलब सामने वाले को अपील नहीं किए किसी ने, ठीक है, तो किसी को पता नहीं है, उस टाइम पे अगर आपने मतलब ग्राउंड छोड़ के चले गए तो मतलब आपके अंदर इंटीग्रिटी है, ठीक है। पर आपने ग्राउंड नहीं छोड़ा, बैटिंग करने लग गए, तो आप ऑनेस्ट हो। क्यों? क्योंकि किसी ने अपील ही नहीं की थी। गलत थोड़ी कर रहे हो आप। गलत तो तब होता है ना जब अपील करते फिर भी आप उनसे आर्ग्यू करने लगते, लगा ही नहीं है भाई, कुछ भी कर ले तो बता दे, ठीक है। ऑनेस्टी समझ में आ गई? ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी मतलब खुद को ही पता था फिर भी आप चले गए, और ऑनेस्टी होती है नहीं, किसी को नहीं पता तो चलो चलने दो, ठीक है। ये फर्क होता है बेसिकली ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का, ठीक है। ऑनेस्टी, देन इंटीग्रिटी, देन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होता है आपके अंदर प्रॉबिलिटी, है ना, ड्रिंक कर रहे थे फिर भी जैसे ही गवर्नमेंट का वो रूल आया आपने सब कुछ फेंक के चला दिया और चले गए अपना काम करने के लिए, ठीक है। ये होती थी आपका डिसिप्लिन था। फिर एक करेज, है ना, करेज मतलब किसी भी चीज को करने का एक कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर, वो होता है, ठीक है, वो प्रॉबिलिटी से ही आता है। फिर प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म मतलब आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की बोलो या किसी गवर्नमेंट की बोलो, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको आप हमेशा फॉलो करते हो किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस में, उसको बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। हमेशा प्रोफेशनल रहना अपनी लाइफ को लेके, प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना। फिर है सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस ओरिएंटेशन मतलब पब्लिक फील्ड में काम करने के कुछ ना कुछ एक सर्विस को ओरिएंटेशन होता है, मतलब कैसे काम करना चाहिए, आपका सोशल बिहेवियर कैसे होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग बिहेव करते हो, ठीक है, वो होता है सोशल ओरिएंटेशन। अगला है अपब्राइटनेस। अपब्राइटनेस मतलब जो भी आपके आपके अंडर काम करते हैं उनको आप एक अप्रोच देते हो कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करना है, दिस इज द राइट वे टू वर्क, है ना, ये होता है। फिर अगला है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड मतलब इसमें दो वर्ड है, रेक्टिफिकेशन और एटीट्यूड। मतलब आपकी एटीट्यूड में जो बातें चल रही है उनको ऑन द पेपर लाना, मतलब उस तरीके से एक्ट करना, उसको रेक्टिफाई करके फिर एक्ट करना। समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता है आपके एटीट्यूड को कुछ कुछ चीजें होती है और वो आपको वो एक्शन में नहीं आ पाती, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहे, यहाँ क्या बोल रहे हैं, आपके माइंड में क्लियर है कि नहीं मुझे ऐसे ही बिहेव करना है, मेरा एटीट्यूड इसी वे में है, ठीक है। ये हो गया आपके एटीट्यूड को रेक्टिफाई करके उन चीजों को करा के लेना, वो वर्ड है रेक्टिफिकेशन, रेक्टिट्यूड। क्लियर है ना। तो ये एक अम्ब्रेला कंसेप्ट है, उसके अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। अगला है, लिख लो, ये भी लिख लो। एन अपराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, एक्टिव माइंड और एटीट्यूड फॉर adhering to civil services values. Upright, straightforward, non-compromising, active mind, active mind for adhering to civil service values. मतलब सिविल सर्विसेज की जो वैल्यूज है उनको क्लियरली फॉलो करना है, आपके माइंड के अंदर क्लियर है कि जो भी वैल्यू कॉन्टेक्ट में फॉलो करूंगा, भले ही पर्सनल लाइफ कुछ भी हो, पर जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में जाऊंगा तो जो भी वैल्यूज है मेरी वो उसको मैं मुझे किसी भी हालत में फॉलो करूंगा। आपके माइंड में क्लियर है, अपराइट है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कब होते हो? जब आपके माइंड में क्लियर है कि मुझे किसी भी हाल में उस वैल्यू को फॉलो करना है। आप किसी भी चीज में, किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस में आप अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, ठीक है ना। ये भी एक चीज है। फिर एक्टिव माइंड एंड एटीट्यूड मतलब जिस डायरेक्शन में काम करना है उसके लिए फिर आपके अंदर अलग अलग अप्रोचेस डेवलप होती है, जब आप उसे अप्रोच रखते हो तब। तो ये चीजें होती है जब आपका अंदर प्रॉबिलिटी होती है। अब ये भी है, प्रॉबिलिटी आल्सो मींस अ पर्सन इज मॉरली एंड एथिकली अबाउट द री अप्रोच। मतलब जो भी बाकी लोगों की अप्रोचेस होंगी, बाकी लोगों के लिए जो चीजें मॉरल होंगी, इमोरल होगी, आपको कुछ लेना नहीं है, आपको अपने माइंड में क्लियर है, ठीक है। प्रॉबिलिटी मींस क्लियर होता है मॉरली और एथिकली। जो भी चीजें हैं, एथिकल मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंगली जो भी चीजें हैं, और मॉरली मतलब इंडिविजुअली, उनका एक कॉम्बिनेशन होता है और आपके माइंड के अंदर क्लियर है क्या करना है क्या नहीं। और लोगों की चीजें हो सकता है कि वैरी करे, पर आपकी वैरी कभी करती नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप अपने सर्विसेज को लेकर ओबीडियंट होते हो, ठीक है। ये क्लियर है प्रॉबिलिटी के अंदर। अगला एक लिख लो, इट इज नॉट इनफ फॉर सिविल सर्वेंट टू हैव नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लो। इट इज नॉट इनफ फॉर सिविल सर्वेंट टू हैव knowledge of administration. They should have right mental attitude
टू पुट देयर नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। ये एग्जाम, ये क्वेश्चन में आया था, ये पॉइंट लिख सकते थे उसमें। इट इज नॉट इनफ फॉर सिविल सर्वेंट टू हैव नॉलेज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, दे शुड हैव राइट मेंटल एटीट्यूड टू पुट देयर नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। खाली नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप उस नॉलेज को एप्लीकेशन कैसे करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। और ये क्वालिटी कब आती है, जब आपके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कुछ कुछ होता है ना, लोग उनके पास नॉलेज तो बहुत होता है पर पढ़ा नहीं सकते क्योंकि टीचिंग स्किल उनके अंदर नहीं होती, कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है, ठीक है। तो उस नॉलेज का एप्लीकेशन करना। वैसे ही एथिक्स की अभी मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, उन कंसेप्ट को रट के, मतलब रट के या फिर समझ के, जैसे भी है, खुद के अंदर इनकलकेट करना, उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करना, और उन दोनों चीजों से सीख के उसको पेपर में लिख के आना। ये चीजें तीनों अलग अलग बातें हैं, समझना, उसको अप्लाई करना और पेपर में लिख के आना, तीनों अलग अलग है। कुछ कुछ लोग समझ लेते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते, कुछ कुछ लोग समझ के अप्लाई कर रहे थे, पेपर में ले जाके नहीं लिख पाते, ठीक है। तो ये सबको आपको तीनों चीजों को कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे को, ठीक है। फिर लिखो, absence of probity in governance may result in inefficiency, corruption and unaccountability of civil services. Absence of probity in governance may result in inefficiency, corruption and unaccountability in civil services. लिख लिया? क्या बोल रहा है, अगर आपके अंदर प्रॉबिलिटी नहीं है तो इससे क्या क्या हो सकता है। पहली तो इनएफिशिएंसी, मतलब अकार्यक्षमता, है ना। इनएफिशिएंसी मतलब काम तो है, चलो कर लेंगे यार, ठीक है। तो ये चीजें, एक अलग एटीट्यूड होता है आपके अंदर, काम ठीक से टाइम पे नहीं करना, एफिशिएंसी नहीं होती है। काम होना होता है 1 महीने में, आप लगाते हो 10 महीने, है ना, मतलब अब एफिशिएंसी आपके अंदर नहीं है, अलग है। दूसरा है करप्शन, करप्शन बढ़ जाता है जब आपके अंदर प्रॉबिलिटी नहीं होती है तब, ठीक है। फिर है अनअकाउंटेबल सिविल सर्विसेज, मतलब जो भी काम आपसे करवाना है उसके लिए आप अकाउंटेबल नहीं होते हो, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की झड़क लगते हो, ये काम मेरा नहीं था, ये किसी और का था, उससे करवा लो, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ये क्या होता है, अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पे वेरिएशन आना, ठीक है। ये चीजें हो गई, क्लियर है सबको। तो यहां तक हम लोग करते हैं, बाकी आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखेंगे प्रॉबिलिटी इन पब्लिक लाइफ लीड्स टू, है ना, क्या होता है उससे। वेस्टर्न कंट्री के अंदर जो भी फिलोसॉफीज है, क्या क्या है प्रॉबिलिटी के लिए, है ना। एआरसी रिपोर्ट के अंदर एब्यूज है पब्लिक सर्विसेज के अंदर कैसे होता है, डिक्लाइन होते जा रहा है, ये सारी चीजें प्रॉबिलिटी के बारे में हम लोग कल से। फिर अगला टॉपिक था ट्रांसपेरेंसी, है ना, कर लेंगे इसको एक एक करके। समझ में आया आज तक, पेपर समझ में आया, घर पे जाके पढ़ोगे, है ना। कल मुझे बताना फिर क्या क्या कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो पेपर देखना, उसको अपनी जो नोट्स है उससे लिंक करना, कौन से टॉपिक में है और उसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, वो देखना। कल हम टॉपिक को आधा एक घंटा देखेंगे, मतलब जो आप पढ़ के आओगे, और कल मैं नहीं बताऊंगा, कल आप बताओगे, तो इसमें ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। सबको पूछूंगा, ठीक है। चलो, एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब कुछ ना कुछ बताओगे। चलो ठीक है, मिलता है फिर कितने बजे, 4 बजे, ठीक है। पीसी हैंग हो गया है।